नमस्कार। आज सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक इतिहास है, शौर्य है और राजनीति का वो रण क्षेत्र है जहां जीत तलवार से नहीं बल्कि आजकल प्रतीकों से लड़ी जा रही है। जहां घात नहीं प्रतिघात हैं। 1971 का युद्ध जब भारत ने इतिहास बदला और थार के रेगिस्तान में कुछ गिने चुने कमांडो दुश्मन के दिल तक नश्तर उतारते हैं। आज उसी शौर्य की स्मृति एक प्रतिमा बनकर खड़ी है। जी हाँ, बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक सम्मान है या सियासत का शिलालेख। बाड़मेर की बात करेंगे, जहां छाछरों की विजय आज की राजनीति से टकरा रही हैं 5.5 दशक बाद। जहां वीरता की गाथा वोट की बिसात पर बिछी हुई नजर आती हैं। आज हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जिन पर खून से लिखा गया था रण, और दिखाएंगे वो कागज भी जिन पर स्याही से लिखी जा रही है राजनीति। ये कहानी है बलिदान, सत्ता और सच की, जो हर स्मारक के पीछे छुपा होता है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हूँ और आज बात करेंगे बलवंत सिंह बाखासर की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, जो कहानी एक बनती है शौर्य, राजनीति और इतिहास के धागों से। एक ऐसी कहानी है जहाँ 1971 के युद्ध की शौर्य गाथाएं आज की राजनीति की बिसात पर बिछी हुई नजर आती है, जैसे कोई भीष्म पितामह शरशैया पे सो रहे हों। ये कहानी बाड़मेर की है, जहां बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इन दिनों एक गर्मा-गर्म राजनीतिक चर्चा का केंद्र शुरू हुआ है। दिसंबर का महीना है, अ, विजय दिवस की बरसी 16 दिसंबर। उससे ठीक कुछ घंटों पहले अनावरण यानी 13 तारीख को अ, एक तरफ देश 1971 के युद्ध में भारत की शानदार जीत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। नई पीढ़ी सोच रही होगी कि इन क्षणों में गर्व करें या इस राजनीतिक चर्चा में शिरकत करें। आखिर क्या है छाछरों की कहानी और क्यों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आतिथ्य में ही इस कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री, जबकि रक्षा मंत्री का आना तय था, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का आना भी तय था, कार्ड छप चुके थे, शिलालेखों पे नाम है। सीमा जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक नीम सिंह, पूर्व मंत्री परबत पटेल, महंत जगदीशपुरी, पोखरण के विधायक हैं जिनका नाम महंत प्रतापपुरी हैं, सिवाना के विधायक हमीर सिंह, चौहटन के विधायक आदूराम मेघवाल और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी अतिथि के तौर पे। प्रकाश माली ने खूब देशभक्ति के भजन भी गाए। सीमा पे यह कार्यक्रम होना और आरएसएस की मौजूदगी की बात थी कि जो आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन नहीं रहे। और आरएसएस इस प्रोग्राम को क्यों करना चाहता था, उस पे भी बात करेंगे। क्यों राजनाथ सिंह नहीं आए, क्यों दिया कुमारी नहीं आई। दिया कुमारी उस शौर्य गाथा के एक बड़े हीरो महावीर भवानी सिंह, महावीर ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, उनकी बेटी हैं और छाछरों की विजय में उन्हें शरीक होना बनता था। लेकिन इस शौर्य गाथा आज की कहानी जो है वो पॉलिटिक्स के उस पे खड़ी होती है। बैटल ऑफ छाछरो, बांग्लादेश मुक्ति का एक लंबा अरसा पूरा होता है। पूर्वी बंगाल में ये कहानी यूं थी कि पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और पश्चिमी सेक्टर में जो भारतीय सेना ने बढ़त बनाई थी, उसने भारत को 1971 के युद्ध में स्पष्ट विजेता बनाया था। ये इतिहास के बड़े गौरवपूर्ण क्षणों में से एक था। भारत ने कई संकटों, इंटरनेशनल भय, अंतर्राष्ट्रीय भय, सीमा और संस्थागत जड़ता को पार करते हुए एक महान उपलब्धि हासिल की थी। और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक दिलचस्प कहानी राजस्थान के सेक्टर में 10 पैरा कमांडो बटालियन के सैनिकों के एक छोटे से दल की थी, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह कर रहे थे। 1975 के युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य बलों ने राजस्थान के इस सेक्टर में हमें चौंकाया था, निश्चित तौर पे 65 में, क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाओं में मशीनरी का अभाव था, मशीनीकरण नहीं था और उसमें
ये मान रहे थे तत्कालीन रक्षा विशेषज्ञ कि दोनों ही थार में बड़े युद्ध अभियानों से बचेंगे, यानी भारत भी बचेगा, पाकिस्तान भी बचेगा। तो भारत तो बचता है, भारत के पास आरएसी हुआ करती थी, विशाल रेगिस्तानी सीमा है, राजस्थान आर्टिलरी कंपनी ज़रूर थी, बीएसएफ उस वक़्त हुआ नहीं करती थी, 1965 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 71 में चलेंगे। तो जब पतली-सी एक तैनाती थी भारतीय सेना और कुछ पुलिस जो तो और अलग-अलग चौकियों पे। लेकिन पाकिस्तान में भी स्थिति ऐसी ही थी, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान रेंजर्स थे। तो लेकिन पाकिस्तान उस वक़्त सिंध में अपने जो हज़ारों अनुयायियों वाला सूफ़ी संप्रदाय हुर से संपर्क करते हैं। हुरों ने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खूनी विद्रोह छेड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप भारी जवाबी कार्रवाई हुई थी, जिसमें हुरों के नेता पीर पगारों को फांसी भी दी गई थी। तो हुरों को रेगिस्तान का व्यापक ज्ञान था और वे कट्टर लड़ाके भी थे। तो पाकिस्तानी जनरलों ने तत्कालीन पीर पगारों से इस मिलिशिया आप लोग जानते होंगे कि स्थानीय लोगों को जो सैनिक नहीं है, सैन्य बलों से नहीं है, उनसे अगर युद्ध करवाया जाए तो मिलिशिया एक शब्द चलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल और वार पॉलिटिकल कम्युनिटी में ज़रूर ये शब्द प्रसिद्ध है। तो रक्षा की जो मशीनीकरण की कमी थी उसका इस्तेमाल हुरों से किया और स्थानीय कमांडरों को ये लगा कि हुर जो है वो सीमा पार छापामार युद्ध के लिए बेहतर होंगे और निश्चित तौर पे एक डेजर्ट फोर्स बनाई थी पाकिस्तान ने और 1965 में भारत में गहरे तक छापे मारे। कई भारतीय चौकियां गिरी, हालांकि हालांकि घुटारू किला जैसी महत्वपूर्ण चौकियों पर भी डेजर्ट फोर्स ने कब्जा कर लिया था। तो भारत इस और थोड़ा सा जागरूक 65 के युद्ध में नहीं था, प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी रही और अनसक्सेस रही निश्चित तौर में। तो ये संचार लाइनें बहुत खराब, फोर्सेस की कमी, दुश्मन की हमलों की गति तेज थी और युद्ध समाप्त होने पे पाकिस्तान ने कई बिंदुओं पर नियंत्रण बनाए रखा राजस्थान के। तो जो रशिया में ताशकंद में जो शिखर सम्मेलन हुआ शास्त्री जी के बीच में और तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच में, उसमें भारत ने सबक सीखा। और उसके बाद ही ये जो है एक कुछ महीनों के भीतर ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का गठन किया गया और रेगिस्तानी अभियानों के लिए 10 पैरा यानी कमांडो बटालियन को 1967 में ग्वालियर में अब किया गया और राजस्थान में जो पारंपरिक बल थे उनको भी मजबूत किया गया कि युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन ये जो हुआ 65 में, इसका हिसाब चुकाने का वक्त 3 दिसंबर 1971 को वो आया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा। भारतीय सेना की एक डिवीजन को उमरकोट की ओर डायरेक्ट किया गया, जो सिंध के महानगर हैदराबाद के रास्ते में एक शहर था। तो 10 पैरा कमांडो के एक दल को अग्रिम जो है वो पॉइंट के रूप में नॉमिनेट किया गया था और दुश्मन के प्रमुख ठिकानों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में गहरे तक छापे मारने का काम सौंपा गया और इन कमांडो ने जुलाई से इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह कर रहे थे, जो जयपुर के राजकुमार थे, राजा थे जयपुर के। और इस इकाई में कई ऐसे लोग थे जो खोजी थे और उनमें एक बलवंत सिंह बाकासर थे जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये बल बिना किसी हवाई सपोर्ट के, बिना किसी बख्तरबंद सपोर्ट के जीपों और जोंगों जिनमें बहुत जोंगा जीप हुआ करती थी जिसमें हल्के हथियारों से लैस होके दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ये दुश्मन सोच ही नहीं पाया। और यह बेसिकली ऐसा दुनिया में पहली बार तो नहीं हुआ। अगर अपन इंटरनेशनल वॉर हिस्ट्री पढ़ें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ भी ये रेगिस्तानी एरिया है। तो उसमें जो एसएएस थी यानी ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस, उसके जो संस्थापक थे सर डेविड स्टार्लिंग, उसने एक ये जो है मॉडल तैयार किया था और भारतीयों ने भी इस अभियान में लड़ाई लड़ी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और वो ऐसी सेना की उपयोगिता से अवगत थे कि ऐसी एक सेना बनाई जाए जो इस तरह से फास्ट और कम वजन वाली सामग्री और फास्ट स्पीड से पहुंचे। लेकिन रेतीला थार जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान से बहुत ज्यादा खराब है। 4 दिसंबर को छापे शुरू होते हैं, 80 किलोमीटर पाकिस्तान में जाती हैं जीपें और छाछरो शहर में रेंजर बेस को नष्ट कर देती हैं। अब इसमें बड़ी भूमिका बलवंत सिंह बाखासर की रही कि वो दिमाग लगाते हैं, साइलेंसर खोल दिए जाएं जीपों के, जोंगा के, ताकि ये लगे कि टैंक डिवीजन ने हमला किया है। और इस तरह से तितर-बितर हुआ और वो उस इलाके को जानते थे, वहाँ के लोगों के संपर्क में थे। इस वजह से एक बड़ा इलाका भारत जो है वो कब्जाने में, क्योंकि वीरवाह और नगर पारकर कब्जे में आते हैं, इस्लामकोट और लूनियों भी आ जाते हैं। तो
हमलों की गति और उसकी स्पीड जो है उसने दुश्मनों को संख्या और स्थिति में श्रेष्ठ होने के बावजूद घबरा के भागने पे मजबूर किया। और अब जो है वो मिलिशिया जो पाकिस्तान ने तैयार कर रखे थे वो भी ठंडे पड़ गए। तो कुल मिला के बाद में बैकअप सपोर्ट नहीं मिला तो ये अभियान सिंध अभियान जो है वो उमरकोट से ठीक पहले रुक गया। और लगभग जब वॉर एंड होता है 13 दिसंबर को तब तक सिंध का लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया भारत के हाथों में था। 10 पैरा के छापों से सिंध अभियान बहुत आसान हुआ। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसे इस तथ्य से उजागर किया गया कि जोखिम से भरे मिशनों में जो है वो कमांडोज कितने प्रभावी हैं और इंडियन अटैकर्स ने वो सब किया जो उनसे चाहा गया था या उससे कहीं ज्यादा किया। इस इकाई को एक युद्ध सम्मान छाछरो 1971 दिया गया और 10 ब्रेवरी मेडल्स दिए गए जिसमें सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया। और उन्होंने बाद में सशस्त्र बलों में और एक डिप्लोमेट के रूप में एक बड़ा करियर बनाया। तो कुल मिला के भवानी सिंह पॉलिटिक्स पे आते हैं, जिन्होंने छाछरो विजय के बाद इंदिरा गांधी को मुस्कुराने पे मजबूर किया। इंदिरा गांधी की सरकार रहते हुए राष्ट्रपति के हाथों उन्होंने महावीर चक्र प्राप्त किया था और उन्हीं इंदिरा गांधी के राज में वही भवानी सिंह जेल भुगतते हैं और फिर उसी कांग्रेस से टिकट लाके जयपुर की लोकसभा का चुनाव हारते हैं। अब उनकी बेटी दिया कुमारी भाजपा में हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। वे छाछरो गांव को राजस्व गांव घोषित यहाँ के छाछरो गांव को राजस्व गांव घोषित करवाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब इस कार्यक्रम में अगर दिया कुमारी की एंट्री होती तो निश्चित तौर पे उनका कद, स्वीकार्यता और प्रभाव बाड़मेर वाले उस इलाके में बढ़ता। लेकिन उनका एक कदम किसे रास नहीं आ रहा। सत्ता के 2 केंद्र जयपुर में कहे जाते हैं, सीएम कार्यालय या डिप्टी सीएम कार्यालय। ये नहीं भूलना चाहिए कि दिया कुमारी के पास सीएम भजनलाल शर्मा से भी प्रभावशाली विभाग हैं। भले ही भजनलाल शर्मा गृह विभाग अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में पिछले 20 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि वसुंधरा राजे जब से सीएम बनी हैं, तब से वित्त विभाग सीएम खुद रखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भजनलाल शर्मा को वित्त विभाग बतौर मुख्यमंत्री नहीं दिया गया है। वित्त विभाग यानी फाइनेंशियल अप्रूवल दिया कुमारी की हो। तो ये कदम भजनलाल शर्मा को भी क्यों रास आता है और अन्य राजपूत नेताओं को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पाए देख रहे हैं। अब ये राजनीति का एक जटिल पहलू है। सवाल कई हैं कि राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में आने से क्यों कतरा गए, दिया कुमारी क्यों नहीं आई? क्योंकि दिया कुमारी जो है वो छाछरो विजय के असली हीरो, बड़े हीरो महावीर ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी हैं। और लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि उनकी टीम के कानों में अभी भी दुर्गादास जयंती वाले नारों की अनुगूंज सिमटी हुई है, वो मिटी नहीं है। यहाँ के युवाओं युवाओं में रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज गजब है और ये क्रेज बाकी राजपूत नेताओं की आंखों में किरकिर की तरह चुभ रहा है। तो कहा जा रहा है सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में दिया कुमारी व्यस्त थी। तो कार्यक्रम के लिए समय देने से पहले क्या ये जानकारी नहीं थी कि 12-13 दिसंबर को ये होगा और 1 साल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में ये उपस्थिति और गैर हाजिरी दोनों पे ही चर्चा बनती है और चर्चा चल रही है। और बलवंत सिंह बाखासर जो कभी डकैत रहे, रॉबिन हुड की छवि बनती है उनकी 71 में। अ, एक नाम और आ रहा है मानवेंद्र सिंह जसोल का कि बलवंत सिंह बाखासर के पोते रतन सिंह कभी प्रधान बनना चाहते थे। पंचायत राज चुनाव में वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी। 11 कैंडिडेट उनके अपने पास थे, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल जब शिव से विधायक हुआ करते थे भाजपा के, ऐसा क्या हुआ कि रतन सिंह का राजनीतिक पटाक्षेप कर दिया गया? वो दौर था जब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से भाजपा की रीड रहे राजपूतों ने खुले तौर पे बागी हुए जसवंत सिंह की टॉर्च वाले चुनाव चिन्ह का न सिर्फ बटन दबाया था, बल्कि बीजेपी का खुल के विरोध भी किया था। तमाम पदों पे रहते हुए लोगों ने कहा समाज के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने विधायक होने के बावजूद अपने पिता के सम्मान के लिए भी पार्टी नहीं छोड़ी। वहां के राजनीतिक साथी विश्लेषक बताते हैं कि यदि मानवेंद्र सिंह पार्टी उस वक्त छोड़ देते और अपने पिता को सांसदीय दिलाने के लिए विधायकी छोड़ते, तो अमीन खान संभावित उपचुनाव में विधायकी मिलने की आस में खुले तौर पे कांग्रेस से बगावत करते और ये बगावत जसवंत सिंह जसोल को चुनाव जितवा देती। लेकिन जसवंत सिंह जसोल जो एक न केवल एक पॉलिटिकल दिग्गज थे, वे एक अच्छे स्टेट्समैन थे, अच्छे राइटर थे। अपने ही घर में चुनाव हार गए। पद का मोह बाबू भैया, पद का मोह डायलॉग है एक पिक्चर का। और यह राजनीति की कड़वी सच्चाई है।
हालांकि जब विधायक का कार्यकाल पूरा हुआ तब स्वाभिमान रैली के नाम पे जसवंत मानवेंद्र सिंह गाड़ी को कांग्रेस की ओर मोड़ते हैं, और फिलहाल इन दिनों उनकी गाड़ी बीजेपी के राजनीतिक गैराज में पार्क है। लेकिन शायद अपनी अनदेखी इस कार्यक्रम में देख नहीं पाए। नवभारत टाइम्स ऐसा कहता है। मानवेंद्र सिंह पर बाखासर परिवार का एक आरोप है कि उन्होंने बलवंत सिंह बाखासर के पोते रतन सिंह को प्रधान नहीं बनने दिया। सच्चाई क्या हम नहीं जानते, और ये राजनीतिक गलियारों की बातें हैं। आपको क्या पता है, क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वैसे कभी पाली जो है वो पंचायती के लिए फेमस था, लेकिन अब बाड़मेर में पंचायती अलग चल रही है। मुद्दे वही हैं जहां पहले थे। बाड़मेर में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, फ्ला 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 वहीं खड़े हैं। जो चुनाव में गूंजते थे वे कहीं किनारे से सक रहे हैं। परंतु चर्चा में कि कौन विदेश गया, किसके साथ गया, किससे मिला और कौन नहीं जा पाया, किसकी रील चली और किसकी रियल में चली, यह दिखाता है कि जमीनी मुद्दों से ध्यान हटाकर सतही चर्चाओं में जनता कैसे उलझाई जाती। हमें नहीं भूलना चाहिए वही वार्ड में रहे जहां कहीं कभी सिद्धांतों की राजनीति करने वाले तन सिंह सांसद रहे और हारे थे अंगूर की बेलों का सपना दिखाने वाले अमृत नाटा से। वही अमृत नाटा जो पहले तन सिंह को हराते हैं, फिर अगले चुनाव में भैरू सिंह शेखावत को, और उसके बाद किस्सा कुर्सी का फिल्म बना के अधिक फेमस होते हैं। तो बाड़मेर की राजनीति में रियल और रील का अनूठा समागम लंबे समय से चला आ रहा है, और ये आज की बात नहीं, एक बहुत पुरानी परंपरा है। और बात बलवंत सिंह बाखासर की थोड़ी डिटेल करनी चाहिए, जिनकी प्रतिमा का अनावरण इतनी राजनीतिक हलचल मचा रहा है। और उनकी एक डाकू थे, उनकी छवि रॉबिनहुड की थी। आत्मसमर्पण किया और जेल भी गए। कहा जाता है जेल, जालोर जेल में वो बंद रहे थे और वहाँ उनको छुड़ाया भी गया था, जेल ब्रेक की गई थी। कहानियां हैं, अब उनमें सच्चाई पे हम फिलहाल नहीं जाएंगे, क्या है सच्चाई। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद भी उन्होंने एक डाका डाला था, और डाका डकैती करीब 750 रुपए की थी। एक व्यक्ति की मौत भी हुई। और ये सवाल किसने पूछा? बाड़मेर से विधायक रहे तन सिंह ने सवाल पूछा गया। तन सिंह उस वक्त विधानसभा मौजूद नहीं थे, और उनके लिए इस सवाल का जवाब मांगा सिरोही से विधायक रहे जवान सिंह ने। पहली विधानसभा की बात है, 1956 या 57 की। गृह मंत्री रामकिशोर व्यास हुआ करते थे, उन्होंने इसका जवाब दिया। तो ये एक इतिहास है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। परंतु बलवंत सिंह का आजादी के बाद पंगा चलता था अब्दुल हमीद हादी से, जो कभी सांचौर के विधायक थे। 7 बार विधायक रहे हैं हादी। और बाखासर जो है वो पहले जालोर जिले का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि सांचौर विधानसभा का हिस्सा था बाखासर। जी, बाखासर थाना क्षेत्र जो है वो सांचौर विधानसभा इलाके में आता है ना, जालोर का हिस्सा हुआ करता था। और हादी पहले विधायक उपचुनाव में सांचौर से ही बनते हैं। वो जब 17 के आसपास विधायकों का निर्वाचन रद्द किया गया था पहले उपचुनाव में, तो उपचुनाव में हादी यहाँ से विधायक बनते हैं किशोर सिंह को हरा के। और हादी जो है वो लगातार रतन सिंह से पंगा लेते हैं। तो मुस्लिम मुस्लिम वर्सेस हिंदुइज्म का एक मामला, धर्म जैसा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन यह बात है कि तत्कालीन मिलिशिया और पीर पगारों से उनके जैसे पंगे रहे उस वक्त। तो वो बलवंत सिंह ने बड़ा कंट्रोल किया, सीमा को बड़ा एक बैलेंस करने में बलवंत सिंह की बड़ी भूमिका रही। और 71 में जो उनका शौर्य रहा, उनकी जो मदद रही, उसके चलते उनसे मुकदमे वापस लिए गए फिर बाद में, और 2 हथियार लाइसेंस दिए गए थे। 1991 में ठाकुर बलवंत सिंह का निधन हो गया। तो किसे पता था कि 35 साल बाद, एक व्यक्ति के गुजर जाने के करीब 35 साल बाद, ये पंगा फिर से खड़ा हो जाएगा। सीमा पर एक हिंदू रॉबिन हुड कैरेक्टर जिसका पंगा कट्टर मुस्लिम कांग्रेसी हादी से रहा हो। सीमा जन कल्याण के लिए कैरेक्टर एक इवेंट का अच्छा कंटेंट था, लिहाजा आरएसएस भी इसमें शामिल होना था। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक, जैसे मैंने कहा, निम्बाराम जी जांगड़ इसमें जाने थे। लेकिन ये एक पॉलिटिकल समीकरण है जो इस अनावरण को थोड़ा महत्वपूर्ण बना देता है। राजनाथ सिंह आते तो बलवंत सिंह बाखासर नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय होते हैं। देश के रक्षा मंत्री पाकिस्तान की सीमा पे किसी कैरेक्टर के लिए 50 साल 55 साल पुराने युद्ध के बारे में बोलते तो इंटरनेशनली चर्चा होती। और ऐसा कौन नहीं चाहता होगा। कहते हैं ये परिवार का ही आयोजन था, 1-1.5 करोड़ रुपए भी वो खर्च कर चुके हैं। तो बात गजेंद्र सिंह शेखावत की भी करनी बनती है, जो इस कार्यक्रम में आए। 51 किलो का हार पहनाया गया। जन्मतः शेखावाटी के रहने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और किस तरह से मारवाड़ में अपने राजनीतिक वर्चस्व को वो बनाए हुए हैं, यह एक बड़ी देखने लायक बात है। उनकी पॉलिटिकल जो विल है, क्योंकि शेखावत की आमद के बाद मारवाड़ में राजपूत नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो इन दिनों ज्यादा प्रभावी नहीं है। जसोल परिवार देख लो, बाबू सिंह राठौड़, जालम सिंह रावड़ोत, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, शंभू सिंह खेतासर, हमीर सिंह भायल, नारायण सिंह देवल,
पायल, देवल, भाटी, राठौड़ ये सब सेकंड लाइन पे है। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत का राजनीतिक जलवा है कि वे भाजपा के लगातार सिरमौर बने हुए हैं। भले इस लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह राठौड़ ने एक शुरुआती बगावत की, लेकिन आखिर में काबू आ गए। और तो कुल मिला के गजेंद्र सिंह शेखावत जो है सबको पीछे छोड़ के आगे निकलने में माहिर हैं, और यही राजनीतिक कला उन्हें एक कुशल राजनेता के रूप में स्थापित करती है। और नवोदित रविंद्र भाटी और खिलने की कोशिश में जुटे अरविंद भाटी भी किनारे ही हैं फिलहाल। बाड़मेर में स्वरूप सिंह खारा का स्वरूप बाड़मेर तक यानी शिव तक ही सीमित है। और दूसरी ओर मानवेंद्र सिंह जसोल, जो अपने पिता जसवंत सिंह जसोल की राजनीतिक विरासत को आगे नहीं ले जा सके, भले ही वे कांग्रेस का दौरा करके आ गए, फिलहाल यहाँ की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में वे भी शिद्दत से शामिल बताए जाते हैं। ये सब एक बड़े राजनीतिक नाटक के पात्र हैं, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। और कहा जा रहा है छाछरों वाले भी एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं दिया कुमारी को बुला के, राजस्व गांव घोषित होने पर आभार प्रदर्शन के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक कहानी हमें बताती है कि कैसे इतिहास, शौर्य और वर्तमान की राजनीति आपस में गुंथ गए हैं। कैसे पहले एक डाकू, फिर रॉबिनहुड छवि, एक युद्ध हीरो का बलिदान, और आज के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं दशकों बाद भी आके मंच पे टकरा जाती हैं। क्योंकि इतिहास कभी खामोश नहीं होता। इतिहास कभी खामोश नहीं होता, वह सिर्फ इंतजार करता है कि कोई उसे सुने। और छाछरों की रेत यानी थार का वो जो समंदर है रेत का, वह उन कदमों को याद करता होगा कि वो कदम क्या जीत के लिए चले थे या कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े थे। लेकिन समय बदल चुका है, और बदल चुकी है रणभूमि भी। आज युद्ध सीमाओं पे नहीं लड़े जाते, मंचों पे लड़े जाते हैं, और मंचों पे चढ़ने के लिए लड़े जाते हैं, मंचों से उतारने के लिए लड़े जाते हैं। और आज के युद्ध में प्रतिमाएं, ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी राजनीतिक अर्थ ढोने लगती हैं। और एक व्यक्ति जो एक कैरेक्टर बनता है 50-55 साल बाद याद किया जाता है, उनकी प्रतिमा लगती है, और एक प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश होती है। तो कई सारे कैरेक्टर अपना-अपना स्थान तय करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है बेसिकली। ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ शौर्य को याद तो किया जाता है, लेकिन सुविधा के अनुसार। और सच है, हिस्टोरिकल सच तो यही है कि रण की कहानियाँ खून से लिखी जाती हैं, लेकिन अक्सर सत्ता उन्हें स्याही से मिटाने की कोशिश करती है। पर गूंज गूंज कभी नहीं मिटती। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ इस मुद्दे पे, और वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। अब हम कंटिन्यूज़ लगातार कुछ स्टोरीज़ करेंगे। धन्यवाद।